दैट्स नेगोशिएशन। तो देखो नेगोशिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, बट हम जैसे मैंने बताया कि वी आर कवरिंग इट इन लाइक समराइज्ड वे ऑल दीज टॉपिक्स। हम एक एक टॉपिक को एक एक घंटा बात नहीं कर रहे हैं अभी, नेगोशिएशन पे भी सेपरेटली हम बात करेंगे कभी इन डिटेल, बट टुडे लेट्स अंडरस्टैंड सम की पॉइंट्स, क्योंकि हम सबको ना नेगोशिएशन करना पड़ता है। तो कोई बोलेगा नहीं मेरे जॉब रोल में तो नहीं आता मेरे को तो कोडिंग बोला था, नेगोशिएशन नहीं करना पड़ता। तो देखो हमको भी ऐसा ही लगता था पहले। एवरी वन इज अ निगोशिएटर, एवरी वन इज सेलिंग सम वे और दिया था। देखो जब आप बच्चे जब मम्मी पापा को बोलते हैं ना कि मुझे होमवर्क नहीं करना, मुझे टीवी और देखने दो, 1 घंटा और टीवी देखना है, होमवर्क नहीं करना है, तो ये निगोशिएशन ही चल रहा है एक्चुअली। ठीक है। जब हम अपने पेरेंट्स जब बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं तुमको ये 1 महीना और रुकना है, फिर गिफ्ट मिलेगा या नया ड्रेस 1 साल के बाद मिलेगा या दिवाली पे मिलेगा, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ निगोशिएशन। जब एक लैंडलॉर्ड अपने रेंटी को बोल रहा है कि तुम अभी तुमको भाड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा अगले महीने से, अगले साल से, तो ये भी निगोशिएशन का टाइप है। तो ये सारे हमारे डेली लाइफ में निगोशिएशन चलते ही रहते हैं। आप जब दुकानदार को बात करते हैं कि ये सब्जी और 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए कम करो, वो भी निगोशिएशन का एग्जाम्पल। तो निगोशिएशन ऐसा नहीं है कि कोई ये सिर्फ बिजनेस सीईओ को करना पड़ता है। ठीक है, हमको ऐसा लगता है हम सबको ये बहुत ही रिमोट वर्ड सा लगता है ना, निगोशिएशन सुन के ऐसा लगता है यार ये हमारे जॉब रोल में तो नहीं आता है। लेकिन डोंट, अगर ऐसा होता तो फिर ये वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल में यहाँ पे बताते ही नहीं। ठीक है, तो नेगोशिएशन मोर और लेस वी ऑल आर डूइंग इट, वी नो इट और वी डोंट नो इट, बट वी आर डूइंग इट नॉनदलेस। हम जब सैलरी बढ़ाने के लिए बात करते हैं अपने बॉसेस से तो भी नेगोशिएशन होता है, राइट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए जहां पे हमें ये रिलेट करता है। ठीक है, तो चलो लेट्स पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट नेगोशिएशन इज। एवरी प्रोफेशनल इज कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग वेदर वी नो इट और नॉट, जैसे मैंने बताया, देखो पॉइंट। A good negotiator can make or save a company $1 million or millions each year. Now, this is where a good negotiator shines for the company. है ना, प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स भी होते हैं, है ना। जब ईरान अमेरिका और वियतनाम का नेगोशिएशन होता है तो वहां पे प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स बैठते हैं। आपको मेरे को नेगोशिएट करने नहीं जाना पड़ेगा वहां पे, है ना। जब रशिया और यूक्रेन का नेगोशिएशन हो रहा है तो देयर आर बिग पीपल इन्वॉल्व, देयर आर प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स इन्वॉल्व, लॉट्स ऑफ लॉयर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बिग बिग क्वालिफाइड पीपल आई मीन। दैट इज ऑल्सो नेगोशिएशन एट अ वेरी बिग लेवल। ठीक है, बट छोटे लेवल के भी एग्जांपल्स हमने समझे यहाँ पे। सो गुड नेगोशिएटर्स इन द कंपनी दैट नेगोशिएट विद द वेंडर्स, विद परचेजर्स, विद कस्टमर्स, हायरिंग डिसीजंस, बजट डिसीजंस। तो ये इसमें देर इज अ चांस टू सेव मिलियंस, सेव और मेक, spend extra or save millions of money each year for good companies. That's why negotiation is very, very important. What is the third point? Less than third, अब ये थर्ड पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि why are we talking about negotiation today. Less than 10% of all of working professionals have been trained in negotiation. इसके बारे में देखो कोई बताता नहीं है, किसी भी कंपनी में आप जाओगे या हम जाते हैं तो कोई निगोशिएशन पे कोई ट्रेनिंग नहीं देता है ना। बार्गेनिंग कैसे करना है, आपकी सैलरी कैसे बढ़ा के लेना है, काम कैसे अच्छा करना है, कस्टमर से कैसे निगोशिएट करना है, वेंडर से कैसे निगोशिएट करना है, ये किसको ट्रेनिंग दी जाती है पता है क्या? जो निगोशिएशन के ही रोल में जाता है बंदा या बंदी, उसको ये ट्रेनिंग मिलता है। बाकी जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो सारे नॉलेज वर्कर्स हैं ना, उनको ये ट्रेनिंग निग्लेक्ट किया जाता है। दे डोंट गिव एनी, नो कंपनी गिव्स दिस ट्रेनिंग, एंड दैट इज वाई ओनली 10% ऑफ अस वर्किंग प्रोफेशनल्स आर ट्रेन्ड इन निगोशिएशन। हमें मीनिंग भी पता नहीं है बहुत सारे लोगों को नेगोशिएशन में, ऑल द नॉलेज वर्कर्स आर डॉट। ठीक है, देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट नेगोशिएशन इज डोंट ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट अ प्रूवन प्रोसेस। तो प्रोसेसेस हैं, आज थोड़ा सा हल्का फुल्का देख रहे हैं हम, बट देर इज अ डिटेल्ड प्रोसेसेस। हम इस पे जब डिटेल में बात करेंगे तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं नेगोशिएशंस में, मैं उसको बताऊंगा। बट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, जो हम गलती हमेशा करते हैं, हम जब भी नेगोशिएट करते हैं ना, हमारे जितने छोटे मोटे नेगोशिएशंस होते हैं लाइफ में, फैमिली के, वर्क के, तो उसमें हम अपने गट पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम इंट्यूशन पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। हमको लगता है हाँ सही लग रहा है, अब गलत लग रहा है, ये आदमी को देख के ही गुस्सा आ रहा है। तो don't go with those feelings always. They may be right, they may be right, but mostly they are not. And trust the process, because negotiation may there is a lot can go up and down. So you should trust the process and not your intuition or gut only. Okay. Now let's go into the negotiation. A couple of lessons here. दो मोड होते हैं। इस वाले नेगोशिएशन समरी में हम एक हाई लेवल पे जस्ट देख रहे हैं, दो ही मोड होते हैं देखो इनके हिसाब से।
कि एक विन विन मोड होता है, एक विन लूज मोड होता है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। विन विन मोड सबको समझ में आ गया नाम से ही, कि जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा होता है। देखो कोई भी निगोशिएशन होगा तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ये तो हमें पता है। कई बार और कॉम्प्लेक्स केसेस भी होते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, यूएसए, यूक्रेन एंड रशिया एंड ऑल दीज कंट्रीज, सो दिस इज अ वेरी बिग एंड कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, बट टिपिकली सेइंग ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, ए एंड बी। सपोज ए एंड बी निगोशिएट कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड और उसका जो भाड़े पे जो रहता है रेंट वाला बंदा, लेट्स से टेनेंट, उनका निगोशिएशन हो रहा है ना। कस्टमर और शॉपकीपर का निगोशिएशन हो रहा है, कस्टमर और क्लाइंट का हो रहा है ना, क्लाइंट और कंपनी का हो रहा है। तो ये टिपिकली दो पार्टीज होते हैं। तो दो पार्टी का मतलब क्या होता है, जब हम विन विन बोलते हैं तो दोनों के लिए विन है। सिंपल सा, इट्स अ कोलैबोरेटिव मोड भी बोलते हैं उसको। विन विन मोड में निगोशिएशन हो रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है निगोशिएशन। कभी भी तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 50 रुपए तुम कम करो, 50 रुपए में ज्यादा दे, है ना, ऐसा हम करते हैं, खरीदारी करते हैं। तो दैट इज विन विन मोड। ठीक है। एक विन लूज मोड होता है। विन लूज मोड का एग्जांपल भी हमें पता है। विन लूज मतलब एक बंदा हिलने को तैयार नहीं है, दोनों में से एक पार्टी है जो एग्रेसिव मोड में है और दूसरा पार्टी है वो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड। तो एक बंदा शांत है। देखो फैमिली में ऐसा हो जाता है कई बार, ये फैमिली का एग्जांपल हम ले सकते हैं। फैमिली में कभी किसी का झगड़ा होता है, तो हम फैमिली में, आपको पता है, हम प्यार करते हैं, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम लाइन ब्रेक नहीं करना चाहते, रिलेशन खराब नहीं करना चाहते। तो एक बंदा शांत होकर बैठता है फैमिली में, और एक बंदा बहुत गुस्से के एग्रेसिव मोड में चला जाता है। तो वो विन मोड में ही बात करता है कि नहीं मेरा ही चलेगा, मेरे तरीके से ही सुनना पड़ेगा। ऐसा होता है कई बार गुस्से में। ठीक है। और जो लूज मोड में क्या होता है कि जो दूसरा पार्टी है वो ड्यू टू लव एंड केयर एंड सपोर्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, दे विल नॉट से मच। तो वो दैट इज विन लूज मोड एग्जांपल ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है। तो इसको कोलैबोरेटिव बोलते हैं, उसको कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। कोलैबोरेटिव मोड में विन विन होता है, कॉम्पिटिटिव मोड में विन लूज होता है। और कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, बट हम हाई लेवल पे अभी समझ रहे हैं, पहले इतना समझ लेते हैं सिंपल। टू टाइप्स ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं, विन विन, विन लूज। विन विन इज कोलैबोरेटिव मोड, विन लूज इज कॉम्पिटिटिव मोड। मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, दोनों पार्टी जब कंपीट कर रहे हैं एग्रेसिवली, दैट इज विन लूज मोड। ठीक है। Let's see more rules here. General rule is, if one party is competitive, other is collaborative, the competitive one is always going to win, even though temporary mode में हो वो। ठीक है। But competitive one is always going to win. Why? अगर कॉम्पिटिटिव मोड और कोलैबोरेटिव मोड में से कॉम्पिटिटिव मोड वाला नेगोशिएशन चल रहा है, तो कॉम्पिटिटिव वाला हमेशा जीतता है। एक पार्टी कोलैबोरेटिव मोड में नेगोशिएट कर रहा है, एक पार्टी कॉम्पिटिटिव मोड में नेगोशिएट कर रहा है, तो कॉम्पिटिटिव वाला टिपिकली इज गोइंग टू विन ऑलवेज। दे मे हैव अग्रीड, वो अपने साइड के टर्म्स अग्री करवा लेगा आपसे। क्यों होगा ऐसा, मुझे बताओ। व्हाई डू यू थिंक इट विल हैपन? एग्रेसिव वाला, देखो एक पार्टी अगर एग्रेसिव मोड में है, कंपीटिंग के मोड में है कि मुझे जीतना ही है, और दूसरी पार्टी अगर इस मोड में है कि हारा तो भी चलता है, तो बट देखो बहुत सिंपल सा आंसर है ना, फिर वही जीतने वाला है जो जीतने के मोड में बैठा है। जिसको हारना भी ओके है, या जिसको फैमिली प्यारी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द फैमिली एग्जाम्पल, तो एक बोलेगा यार मुझे फैमिली प्यारी है, दूसरा बोलेगा मुझे मेरे डिसीजन ज्यादा वैल्यू है, तो वो डिसीजन वाला ही जीतेगा ना, बट नेचुरल फैमिली वाला गिव अप कर देगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस केस में ये जनरल रूल ही दिया गया है। ये बिजनेस में अगर ऐसा निगोशिएशन हो रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फैमिली में वी डोंट केयर, राइट, क्योंकि आप हार भी गए तो चलेगा, क्योंकि आप फैमिली को बचा रहे हैं। लेकिन बिजनेस मोड में अगर ऐसा निगोशिएशन हो रहा है कि कस्टमर आपके साथ एग्रेसिव मोड में बात कर रहा है और आप कोलैबोरेटिव मोड में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है। या तो कस्टमर खरीदेगा नहीं आपसे, या खरीदेगा तो अपने टर्म्स पे खरीदेगा। इन ईदर केस आपका लॉस हो रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये सिर्फ समझ रहे हैं किस तरह से नेगोशिएशन हैंडल होता है। एक ऐसा मोड चल रहा है तो टिपिकली कॉम्पिटिटिव वाला जीतता है हमेशा, उसके टर्म्स पे एग्री हो जाता है, क्योंकि कोलैबोरेटिव वाला ज्यादा बोल नहीं रहा, कोलैबोरेटिव वाला तैयार नहीं है, कोलैबोरेटिव वाला दोनों आउटपुट्स के लिए रेडी है। दैट्स व्हाई। नाउ लेट्स सी द अदर पॉइंट हियर, बॉटम राइट। नो वेदर यू आर इन कॉम्पिटिटिव और कोलैबोरेटिव एंड नेगोशिएट अकॉर्डिंगली। एटलीस्ट ये तो समझो हाई लेवल पे डिटेल प्रोसेस मत समझो, लेकिन इतनी अवेयरनेस तो लाओ आज के बाद। छोटा सा घर पे सब्जी कौन सी बननी चाहिए उस पर भी निगोशिएट कर होता है। हम बड़ी बड़ी चीजों पे भी निगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग भी करते हैं, बिजनेस निगोशिएशंस भी होते हैं, कस्टमर के साथ भी होता है। एटलीस्ट ये अवेयरनेस लेकर आओ पहले। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप समझो किस मोड में जा रहा है। आर दे कोलैबोरेटिंग विद अस, आर दे कोऑपरेटिंग विद अस, और आर दे जस्ट कंपीटिंग, डू दे जस्ट वांट टू विन द गेम बाय देयर ओन रूल्स। तो ऐसा चल रहा है तो आप अलर्ट हो जाओ, आपको पता है फिर मुझे भी कॉम्पिटिटिव मोड में आना पड़ेगा। तो अगर सामने वाला कॉम्पिटिटिव मोड में निगोशिएट कर रहा है, तो यू शुड ऑल्सो टेक ऑन कॉम्पिटिटिव मोड। वो रूल यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, या अगले स्लाइड में होगा, लेट्स सी।
Go below the line. Let's see another point of negotiation here. Go below the line. ठीक है? I'll just read the points and then I will ask you this. Okay? तो थोड़ा pay attention. There is always something happening below the line. ठीक है? Then second point here is, as you negotiate, ask yourself what other factors could be in play. Okay? Do you have a habit of going below the line in your negotiations? तो अभी ये मैंने पॉइंट्स भी है, स्लाइड भी है सामने, तो अभी मुझे कोई बताओ इसका क्या मतलब हो। गोइंग बिलो द लाइन का मतलब क्या हो? तो कुछ क्या होता है ना, एक तो हम पोस्टर लेके बैठते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। तो एक तो मूवी बाहर से दिखती है और एक मूवी पीछे चल रही होती है, हमें पता है कि कुछ और फोर्स होता है, कुछ और इन्फ्लुएंसिंग लीवर्स होते हैं जो मोटिवेशन को ड्राइव कर रहे होते हैं। एक एक कंपनी से आप नेगोशिएट कर रहे हैं, है ना, एक कोई सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी कोई किसी लेट्स से प्रोड्यूसर के साथ नेगोशिएट कर रहा है। तो प्रोड्यूसर तो सेलिब्रिटी का बोलबाला है, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर का वेट भारी पड़ रहा है। क्यों? तो कोई और फैक्टर्स प्ले में होते हैं। प्रोड्यूसर हैज लेट्स से माफिया विद हिम, और प्रोड्यूसर हैज अ गन प्लांटेड बिलो द टेबल, like Godfather in a Hollywood style. So there are a lot of unseen factors at play. तो यहाँ पे गोइंग बिलो द लाइन का मतलब है कि पहले थोड़ा आंखें खोल के पता करो, देखो, है ना, फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन। तुमको 10% ही पिक्चर दिखाई जा रही है नेगोशिएशन में। आप देखो, दुकानदार के पास आप गए, सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है एग्जांपल तो मैं सिंपल से बताता हूँ। आप दुकानदार के पास गए, आपको कोई साड़ी पसंद आई, कोई ड्रेस पसंद आया, आपने पूछा कितने रुपए का है, उसने कहा 500 रुपए का, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, ये है वो है, कम करो करो, आप 350 रुपए में ले आए, खुश हो गए। आपको पता चला वो 50 रुपए की चीज भी नहीं है घर आने के लिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, एक ही घंटे में फट गया आपका ड्रेस, राइट। तो इस तरह का भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होता है। क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि अनसीन फैक्टर्स एट प्ले है, कि उसको कहीं पे मतलब समझो चोरी चोरी का माल था वो, या एकदम कचरा सस्ता माल था, है ना। तो अनसीन फैक्टर्स प्ले में होते हैं, हम पूरा समझ नहीं पाए उस गेम को। आपने दुकानदार का ऊपर ऊपर का जो कन्विंसिंग बिहेवियर था उसको पकड़ लिया, और आपकी बात सुन के उसने जो आपको नेगोशिएशन का टर्म्स पे दे दिया, आप उतने से ही हैप्पी हो गए और घर आ गए। वाई? बिकॉज यू डिडंट गो बिलो द लाइन। आप कुछ और सवाल पूछते, 4-5 दुकानदारों से और बात करते, उसको मटेरियल को थोड़ा यूज करके उसको देखते, उसकी गारंटी मांगते, उसको फाड़ के देखते वहां पे, तो यू कुड हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स गोइंग बिलो द लाइन इन दिस सिंपल एग्जांपल। थोड़ी पूछताछ करते। बट जो बड़े बड़े नेगोशिएशंस में है, यू विल हैव टू एम्प्लॉय अदर टैक्टिक्स टू गो बिलो द लाइन। गोइंग बिलो द लाइन का नेसेसरली गोइंग बिलो मोरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी आंखें पेल्ड हैं बहुत। अभी 30% ही पिक्चर दिखाई जा रही है आपको, 10% ही किसी भी नेगोशिएशन में आपको पिक्चर दिख रही है। वो हमारी मांगे का बोर्ड ही दिख रहा है आपको मीडिया पे जो दिखा रहा है आज तक, आपको पता नहीं पीछे क्या चल रहा है। उस जो अनशन चल रहा है उसके पीछे एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या फोर्सेज है, वो नहीं दिख रहा। हम सिर्फ मीडिया जो दिखा रहा है वो देख रहे हैं। तो गोइंग बिलो द लाइन मतलब गो डीपर, रीडिंग बिटवीन द लाइन, जैसे हम पढ़ते हैं। ये भी सबने सुना होगा कि बुक्स पढ़ते हो तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ो। कई बार अनसेड इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आपको कोई, है ना, फैमिली वाला आके कोई इशारा करता है, कुछ बोलता नहीं है मुंह से, तो फिर बाद में झगड़ा हो जाता है, तो आप सुनते नहीं हो उसकी बात, तो वो बोलेगा मैंने तुम्हें इशारा किया था, राइट। सो रीड बिटवीन द लाइन, मेरा मूड देखो और उसके हिसाब से बिहेव करो, राइट। मुझे गुस्सा था, तुमने क्यों नहीं सुना। तो दैट इज रीडिंग द बिहेवियर, रीडिंग द लाइन, रीडिंग बिटवीन द लाइन, सिमिलरली गोइंग बिलो द लाइन। तो निगोशिएशन में सिर्फ अपनी लाइन पकड़ के मत बैठो, जो डायलॉग लेकर गए हो कि भाई यही बोलते बैठूंगा, 700 रुपए में दे दो, 700 रुपए में दे दो, उसको छोड़ दो थोड़ा सा, और थोड़ी बिग पिक्चर देखने की कोशिश करो कि ये किस फैक्टर के दम पे ये इतना नेगोशिएट कर रहा है। ये पूछो अपने आप से कि व्हाट माइट बी द हिडन फैक्टर्स इन दिस गेम विच आई एम नॉट सी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करोगे ना, या सामने वाले से पूछोगे, या थोड़ा ये पता करोगे ना, तो देन यू विल बी अ बेटर नेगोशिएटर। यू विल, द पिक्चर विल टर्न ऑन योर साइड, यू विल गेन पावर ऑन योर साइड बाय गोइंग दिस। ये हम कुछ करते नहीं है, हम बहुत प्लेन नेगोशिएशंस करते हैं बहुत, जैसे मैंने बताया कि 700 का दे दो मतलब 700 का दे दो, हमारी एक ही लाइन रहती है, हम लाइन को छोड़ते ही नहीं है, अपने आगे पीछे नहीं जाते। तो दैट इज गोइंग बिलो द लाइन। होप इट एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर गुड पॉइंट इन दिस नेगोशिएशन, मेक द इनिशियल ऑफर। I will make him an offer that he can't refuse. तो पहला ऑफर दो, है ना, पैसिव पोजीशन मत लो, जितना हो सके ना, बी अटेंटिव, बी प्रोएक्टिव एंड बी फर्स्ट, बी द फर्स्ट। तो देखो क्या होता है, अब क्या फायदा होता है इसको, कोई बोलेगा अरे नहीं, देखो हम लोग जनरली पैसिव बिहेवियर लेते हैं, हम दुकानदार को पूछते हैं कितने में दोगे। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो देखो तुम्हें पता ही नहीं ना, दुकानदार का हो सकता है उससे 1 रुपए की चीज खरीदी हो उसने, और तुमको 5,000 रुपए बता रहा हो, तुमको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो when in any negotiation, when you make the first offer,
then you have a good anchor point and you drive the negotiation from there. This is a very strategic advantage. देखो चांद पे पहले कौन जाएगा, रशिया जाएगा या यूएसए जाएगा या इंडिया जाएगा, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, राइट? सिमिलरली कौन पहले सिलिकॉन बनाएगा, कौन पहले कंप्यूटर्स लेकर आएगा मास मार्केट में, तो ये सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होते हैं। इन पे लीवर करके कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है बिकॉज दे टेक द फर्स्ट स्टैंड। अगर हम सेकंड स्टैंड ही लेते रहेंगे हमेशा हर नेगोशिएशन में ना, देन यू विल बी ड्रिवन बाय समवन एल्सेस गेम्स, समवन एल्सेस पॉलिटिक्स, समवन एल्सेस रूल्स। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यू मेक एन इनिशियल ऑफर, यू ट्राई टू मेक अ इररेसिस्टिबल ऑफर टू द पर्सन। एग्री करेगा नहीं करेगा डजंट मैटर, लेकिन तुम ऑफर तो दो, तुम सोच के जाओ। और दूसरा फायदा ये है कि तुमको ऑफर देना है तो तुम्हें सोचना भी पड़ेगा। इन ऑर्डर टू गिव एन ऑफर यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट आई शुड टॉक। तो ये पैसिव से आपको एक्टिव पोजीशन में ले आता है, ये सिंपल सा पॉइंट। हम ये सब चीजें भी नहीं करते हैं किसी भी नेगोशिएशन में। सो जस्ट कीप देम इन योर हार्ट, कीप देम इन योर with your in your toolkit. So whenever you are find yourself negotiating with someone, keep these points in the mind. ठीक है, let's read the points again. Good negotiator anchors the negotiation with the initial offer. यहाँ से शुरू होती है। नहीं तो कोई वो बोल रहा था चांद, ये बोल रहा है मार्स, ठीक है, तीसरा बोल रहा है अर्थ, तो तीनों अलग अलग ही प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, इतना दूर का चल रहा है। जब कोई एक बंदा ऑफर रखता है टेबल पे, तो फिर वहां से एंकर होना शुरू होता है। दैट एक्चुअली इज द बिगिनिंग ऑफ द करेक्ट negotiation. So make the initial offer. You be the one. ठीक है? Then anchoring is important because you have placed a number on the table that you want the rest of the negotiation to gravitate around. आपके नंबर, आपके ऑफर, आपका जो आपने टेबल पे धाड़ करके रख दिया आपका ऑफर, उसके अराउंड फिर वो ग्रेविटेट होगा नेगोशिएशन, rather than you playing a very passive role. And it's a strategic advantage, as I said, always. And 90%, I don't know 90% or not, but at least more than 50% you have an active role to play now. And it can turn the favor on your side. Okay. And fourth, maybe, yeah, fourth and the last point on this pillar here is don't get emotionally hooked. अगर आधा घंटा भी डिस्ट्रैक्ट कर लिया आपने आपको कि चलो पूरा मार्केट भी घूम लेते हैं, वापस आते हैं इसके पास, तो 99% हम वो चीज लेने जाते ही नहीं है कभी। क्योंकि क्या होता है ना, इट्स इमोशनल इम्पल्स, इम्पल्सिव ड्राइव। देखो बच्चों के साथ बहुत होता है। बच्चे हम बच्चों को मार्केट क्यों नहीं ले जाते हम, छोटे बच्चों को? क्योंकि वो चिपक जाते हैं चीजों से। चिपक जाते हैं मतलब इतना चिपक जाते हैं कि फिर आपको किसी भी प्राइस पे लेना पड़ता है, वो किसी भी कंडीशन पे लेना पड़ता है, और दुकानदार इसका फायदा उठाता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, दिस वन ऑफ द एग्जाम्पल। बट दिस ऑल्सो हैपन्स इन अ बिगर नेगोशिएशन। देखो हमें कोई घर पसंद आ गया, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, और कोई प्रॉपर्टी रियल्टर है, एजेंट है, आपको प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो किसी प्रॉपर्टी पे, किसी फ्लैट पे भी हम हुक हो जाते हैं। अब फ्लैट कितनी बड़ी चीज है, इट्स मैनी करोड्स, राइट? तो उस पे भी आप हुक हो जाओगे इमोशनली, तो यू आर नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू सी अदर ऑप्शंस। सो डोंट गेट इमोशनली हुक्ड, टेक अ ब्रेक, टेक 1 day, टेक 2 day, टेक 1 week एंड देन रिप्लाई। देन यू विल सी द इमोशनल ड्राइव इज गॉन नाउ। देखो अभी भी आपको वो घर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली गो प्रोसीड एंड बाय इट, लेकिन उसी इमोशनल ड्राइव पे आके आपने मैनी करोड्स का डिसीजन ले लिया विद इन 5 minutes एंड देन यू रिग्रेट इट। अरे इससे सस्ता सस्ता अच्छा मिल रहा है मुझे, या मेरे को किसी ने चूना लगा दिया, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो इतना इमोशंस को हैवी मत होने दो, स्पेशली इन नेगोशिएशन। आई एम टॉकिंग, तो जब नेगोशिएशन का टाइम चल रहा है ना, और आपको फील आ रहा है कि अरे मैं इमोशनल हो रहा हूँ ज्यादा, तो थोड़ा सा उठ जाओ वहां से, ब्रेक ले लो, अपने आप को बताओ कि मैं कल लूंगा इस पे डिसीजन, 1 घंटे बाद लूंगा, आइसक्रीम खा के आता हूँ, देन आई विल टेक अ डिसीजन, आई विल टेक अ कॉफी, टेक अ गुड वॉक एंड देन आई विल डिसाइड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा ही इमोशन हमें धोखा दे रहा है, ब्लाइंड कर दिया आपको। आपके सारा जो माइंड के पावर्स थे वो सो गए, और सारा फोकस आप एक ही ब्लाइंड साइड पे आ गया, ब्लाइंड स्पॉट पे आ गया। नहीं मुझे तो बस ये पसंद आ गया, बस मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, मेरा दिल निकल के उसको चिपक गया, बस अब मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरह के केसेस में ना यू विल ऑलवेज ऑलवेज एंड अप लूजिंग 100%। क्यों? क्योंकि सामने वाला उस चीज का फायदा उठा ले, चाहे नेगोशिएटर में सामने कोई भी हो, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। टिपिकली मार्केट में तो ये होता ही है, एज दीपिका सेड राइटली, लेकिन ये बड़े बड़े सिचुएशंस में भी होता है। तो जब कोई आप आपका इमोशनल वीक पॉइंट दिखाते हैं किसी को, या आप इमोशनली हुक हो जाते हैं ना, देन द पर्सन और द सेकंड पार्टी विल डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ यू। ठीक है? तो दिस इज आई थिंक एनफ फॉर नेगोशिएशन टुडे। देयर इज अ लॉट मोर इन दिस फील्ड, इट्स अ बिग फील्ड, बट आई थिंक दिस इज एनफ फॉर अस टू